Hello everyone, today I am here with a new topic of class 11th and the topic belongs to your book Hornbill. Actually, this is the third poem of your book and the name of the poem is Father to Son, written by Elizabeth Jennings. Students, जो पोम आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हॉर्नबिल बुक का थर्ड पोम है जिसका नाम है फादर टू सन और इसे लिखा है एलिजाबेथ जेनिंग्स ने. So before discussing the chapter, I would like to discuss something about our poetess. चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हमारे पोएटिस के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं. सो लेट्स गेट टू नो हर. एलिजाबेथ जेनिंग्स, हमारी पोएटिस का नाम क्या है? एलिजाबेथ जेनिंग्स. शी वॉज बॉर्न इन 1926 एंड शी डाइड इन 2001. इनका जन्म 1926 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2001 में हुई थी. सो व्हेन शी डाइड शी वाज 75 years old. जब इनकी मृत्यु हुई तब ये 75 years की थी. मतलब इन्होंने अपना 75 years का लाइफ स्पैन एंजॉय किया. अब एंजॉय किया या गॉड नोज व्हाट, बट 75 years का इनका लाइफ स्पैन रहा था. शी वॉज क्वाइट अ फेमस पोएट. ये बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएट थी. इनके बेसिकली ये जानी जाती थी ज़्यादातर अपने पोइट्री के कलेक्शंस के लिए. इनके जो पोइट्री थी, इन्होंने 26 बुक्स लिखी थी और सिर्फ वो पोइट्री के कलेक्शंस ही थे. तो इतने सारे बुक्स और सिर्फ एक 26 पोम्स नहीं, 26 बुक्स लिखी थी जो सिर्फ कलेक्शन ऑफ पोइट्रीज थी. ठीक है, तो शी वॉज नोन फॉर हर पोम्स. एक और चीज़, इतनी सारी पोइट्री लिखने की वजह से इन्हें एक नाम दिया गया था एंड दैट नेम वॉज बैग लेडी ऑफ पोएट्री. इन्होंने बहुत सारे पोम्स लिखे थे, मे बी इसीलिए इन्हें ये नाम दिया गया था बैग लेडी ऑफ पोएट्री. सो दिस इज ऑलमोस्ट इट अबाउट द पोएटिस. इतना काफ़ी है पोएटिस के बारे में. नाउ विल गेट टू द टाइटल. अब हम थोड़े से पोम के टाइटल को डिस्कस करते हैं. तो पोम का टाइटल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, फादर टू सन. कुछ ज़्यादा ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल सा है. पिता से बेटा. ठीक है, फादर टू सन, पिता से बेटे तक या पिता से बेटा. ठीक है, ये जो पोम है इसका थीम बेसिकली आपको इसी से समझ में आ रहा होगा, आपके हेडिंग से ही समझ में आ रहा होगा, आपको टाइटल से ही. जब हम पोम की बात कर रहे हैं तो इसमें फादर टू सन यानी कि सबसे पहला थीम तो हमारा यही बनता है, रिलेशनशिप of a father with his son. ठीक है, तो सबसे पहला तो हमारा यही थीम बन रहा है. तो हम जनरली भी देखते हैं कि जितनी बेटियां अपनी मम्मी के साथ फ्रैंक होती हैं, बेटे उतना जनरली फ्रैंक नहीं होते हैं अपने फादर के साथ. एक हमेशा ईगो क्लैश रहता है दोनों के बीच में और आप कह सकते हैं कि दोनों के थॉट्स जनरली मैच नहीं करते हैं. फादर हमेशा वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने बेटे से, देयर इज़ नो डाउट फॉर दैट. लेकिन जब भी ऐसा कुछ समझाने का आता है ना, तो फादर ऑलवेज चूज़ टू बी स्ट्रिक्ट. ठीक है, खास करके जो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं, स्ट्रिक्ट फादर होते हैं, तो अपने बेटे से कितना भी प्यार करें, उनके साथ एक थोड़ा सा होता है कि वो थोड़ा सा ना स्ट्रिक्टली ही समझाएंगे. बाद में उनको पता है कि ही इज़ स्कोल्डिंग हिम फॉर हिज बेस्ट, वो उसको उसके अच्छे के लिए डांट रहे हैं, लेकिन वो प्यार से समझाने की बजाय उसको हमेशा ऐसे डांट के ही किसी चीज़ को बोलते हैं या थोड़ा सा ऐसे टॉन्ट ही करते हैं. तो जनरली आपको देखने को मिलेगा, इंडियन हाउस में भी देखने को मिलेगा कि पेरेंट्स, फादर और सन के बीच में हमेशा एक क्लैश रहती है. ठीक है, ईगो क्लैश रहती है. बेटे को लगता है कि वो सही है हमेशा, फादर को लगता है कि वो सही है हमेशा. बेटे को हमेशा लगता है कि ये तो हमेशा मुझे डांटते ही रहते हैं, मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं करते. और फादर को लगता है ये तो आवारा है, नालायक है, इससे तो ऐसे ही हमेशा, इसे कुछ समझ नहीं आता है, कब रिस्पॉन्सिबल बनेगा, कब मैच्योर होगा. तो ये खिटपिट हमेशा रहती है जनरली. मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन जनरली एक ऐसा रिलेशन फादर और सन के बीच में देखने को मिलता है. तो ये कहीं ना कहीं क्यों आता है? तो यही है हमारे चैप्टर का, हमारे पोम का सेकेंड थीम दैट इज जेनरेशन गैप. ठीक है, ये जनरली आता है जेनरेशन गैप की वजह से. ये मम्मी जो होती हैं, वो अपने बच्चों को थोड़ा सा समझने की कोशिश भी करती हैं. जैसे क्या होता है कि वो अगर
आपकी कोई बात प्यार से मम्मी को बिठा के समझाओगे तो वो समझ जाती हैं, और समझने के बाद वो पापा तक कन्वे भी करने की कोशिश करती हैं आपकी बात को। लेकिन वही आप पहले ही डर जाते हैं अपने फादर को उस चीज़ को समझाने में। जनरेशन गैप की वजह से आपको ऐसा लगता है कि वो आपके पर्सपेक्टिव को नहीं समझ सकते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि इनके जनरेशन में जो चीज़ें हो रही हैं वो हमारे जनरेशन जैसी बिल्कुल नहीं है, तो इनकी वाली सारी चीज़ें जो है वो बेकार हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से ये लोग कुछ प्रोडक्टिव नहीं करते हैं, दे आर ऑलवेज वेस्टिंग देयर टाइम। ये लोग हमारे ज़माने में ऐसे होता था, इनके ज़माने में सब कुछ बदल गया है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो देयर इज़ ऑलवेज अ जनरेशन क्लैश ऑल्सो। तो ये जनरेशन गैप की वजह से दोनों में अंडरस्टैंडिंग की हमेशा कमी दिखाई देती है। तो दिस इज़ बेसिकली द थीम ऑफ द चैप्टर जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यही दोनों चीज़ें हमारे जो चैप्टर है उसका थीम है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो फादर हैं वो इस जनरेशन गैप और इन सब के बाद दूर हो गए हैं वो लोग बहुत ज़्यादा, और अब फादर कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो बेटे से उनके और उनके बेटे में जो दूरी आई है वो उस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो क्यों अपने बेटे से इतना दूर हो गए हैं, और वो पास आना चाहते हैं, उन दोनों के रिलेशन को थोड़ा सा क्लोज बनाना चाहते हैं, एक अच्छा बॉन्ड डेवलप करना चाहते हैं अपने बेटे के बीच में। तो वो जो चीज़ है कि दोनों का रिलेशन एक अच्छा सा रिलेशन रहे, दोनों के बीच में कोई ईगो क्लैश ना रहे, दोनों एक दूसरे को समझें। लेकिन बेटा बड़ा हो गया है और फादर की भी उम्र हो गई है, तो ये जो चीज़ है बचपन से नहीं हुई है, उसकी वजह से अब थोड़ी परेशानी हो रही है उन्हें, और अब वो चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरे से दूर क्यों चला गया, क्यों वो इतना दूर चला गया, मतलब नॉट इन डिस्टेंस, वो मेरे से इतना दूर दूर क्यों रहने लगा, लाइक इमोशनली इतना दूर क्यों हो गया। तो कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पे कि अगर फादर हो, मदर हो, बेटे हो, बहन हो, कोई भी अगर आपको उनसे आप चाहते हैं कि आपका रिलेशन हमेशा उनके साथ बना रहे, तो कम्युनिकेशन इज़ द की। कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कैसी भी बात हो, आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए कम्युनिकेट करने का। हाँ, कल को रिग्रेट करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अभी ट्राई कर लिए। हो सकता है कि सामने वाला आपका बात ना समझे, आपको कम से कम कल को रिग्रेट तो नहीं होगा कि आपने कभी ट्राई ही नहीं किया था। लेकिन फादर और सन के बीच में ऐसा होता है कि नहीं, पापा के साथ रहने दो, मैं बात नहीं करूँगा, या नहीं उसको मैं समझा नहीं सकता, तुम ही उसको समझा दो। मम्मी को बोल देते हैं पापा, तो मम्मी के थ्रू बेटे को समझाया जाता है, या ये भी अपनी बात मम्मी को बोलता है। तो वो एक मम्मी जो होती है वो एक ज़रिया, एक ऐसे ट्रांसपोर्टर जैसे एक्ट करती हैं दोनों के बीच में। कई घरों में ऐसा होता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से आ रहा है, दोनों के बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन आने की वजह से दोनों में इतनी दूरियां दिखाई देती हैं, विच इज़ नॉट एक्चुअली गुड, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ये जनरेशन गैप, ये कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। खैर, और जनरेशन गैप जहाँ तक है तो एज गैप तो रहेगा ही, फादर और बेटे के बीच में कुछ नहीं तो 25 से 30 साल का गैप होता ही है। जनरली लड़कों की शादी 25 to 30 के बीच में होती है, तो फादर और बेटे के बीच में अगर मान लो कि मतलब मैं एक जनरल गैप की बात करी, एक एवरेज गैप की, तो 25 साल का गैप एक पूरे जनरेशन का गैप आ जाता है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों ही एक दूसरे को समझने की और समझाने की कोशिश करें। उसी चीज़ पे हमारा उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, और फादर अपने बेटे से कितना दूर हो जाता है, और बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि हाँ, मेरा बेटा मेरे से इतना दूर क्यों हो गया है, इस चीज़ के बारे में ये पूरा पोम है। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम अपने पोम को डिस्कस करना शुरू करते हैं। I do not understand this child, though we have lived together now. अब यहाँ जो फादर है और जो बेटा है, तो बेटा बड़ा हो चुका है और दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी समय से रहे भी हैं, और अब साथ में रह रहे हैं। मे बी बेटा कहीं बीच में बाहर रहता होगा, अब पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए या जॉब वगैरह करने के लिए वो बाहर रहता होगा, अब वो वापस आ गया है और वो अपने पिता के साथ ही रह रहा है। तो यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा गैप है। वो ये नहीं बोल रहे हैं आई डोंट अंडरस्टैंड माई चाइल्ड, नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, मैं इस लड़के को, इस बच्चे को मैं कभी समझ नहीं पाता हूँ। ठीक है, मतलब कि वो अंडरस्टैंडिंग की बात करें कि वो क्या कब सोचता है, उसका दिमाग कब कैसे चलता है, वो मेरे से क्या चाहता है, मेरे से क्या एक्सपेक्टेशंस रखता है, ये सारी चीज़ें मैं कभी समझ नहीं पाता हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, वो उस बच्चे को दिस करके रेफर कर रहे हैं। और यहाँ पे आई कौन है, तो फादर है, यानी कि फादर के पर्सपेक्टिव से इस पोम को अभी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, आई यहाँ पे फादर है। दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ,
हालांकि हम साथ में ही रहते हैं, इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, और कई सालों से साथ ही रह रहे हैं, आई नो नथिंग ऑफ हिम, सो हार्ड टू बिल्ड, आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। भले ही हम लोग कई सालों से एक साथ ही रह रहे हैं, बहुत साल बीत गए हम लोगों को साथ में रहते हुए, लेकिन आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशन फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल, मैंने बहुत कोशिश की, ये सारी चीज़ें फादर कह रहे हैं कि मैंने बहुत कोशिश की है उसके साथ एक ऐसा रिलेशन बनाने का जैसा रिलेशन हमारा बचपन में था। बचपन में बच्चा जब छोटा होता है तो फादर इज़ द क्लोजेस्ट वन, ठीक है। मम्मी डांट भी दे, मम्मी जो काम पूरा ना करे, वो पापा उसको उस चीज़ को दुलार में बिगाड़ते हैं बच्चों को। ऐसा माना जाता है कि आप ही ने तो बिगाड़ के रखा है, मम्मी डांटती है, मम्मी तो थोड़ा बहुत डांट वाट भी दे, लेकिन बेटे को खास करके जो फादर हैं वो बहुत ज़्यादा बचपन में उसको एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फादर, ठीक है। उनकी उसकी परवरिश में, उसका ध्यान रखने में, उसकी चीज़ों को पूरा करने में, सारी चीज़ों में। तो बचपन में एक बहुत अच्छा बॉन्ड होता है फादर का उनके बेटे के साथ, ठीक है। बच्चा भी फादर को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह देखता है कि मतलब कहीं भी कुछ भी हो जाए मेरे पापा तो मेरे लिए खड़े हैं, वो मुझे बचा लेंगे, या मैं गिरूंगा नहीं। वो एक ट्रस्ट होता है, इनबिल्ट ट्रस्ट होता है, वो कहीं वो अपने आप आ जाता है फादर और बेटे के बीच में, ठीक है। वो बच्चे में वो ट्रस्ट जो होता है इनबिल्ट होता है, उसे पता है कि उन्हें पता है कि हाँ मेरा बेटा मुझ पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता है, मैं उस भरोसे को तोड़ नहीं सकता, मुझे उसके एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना है। और बच्चे को पता होता है कि मेरे पापा मुझे कुछ होने नहीं देंगे, वो साइकिल को पीछे से छोड़ भी देते हैं फिर भी वो आगे चलता है, तो क्योंकि जस्ट बिकॉज उसके पापा पीछे खड़े हैं, उसे पता है कि हाँ मेरे पापा मेरे साथ हैं। तो ये बहुत बड़ी हिम्मत देते हैं। फादरली लव जो होता है ना, फादरली कंसर्न जो होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी बच्चे की लाइफ में। तो वो चाहते हैं कि बचपन में जब वो छोटा था इनका बेटा, तो वो जैसा उनके बीच में रिलेशन था वो वापस से वैसे ही रिलेशन को उसके साथ डेवलप करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रिलेशन ऐसा हमेशा बना रहता, काश कि ये रिलेशन कभी बदला ना होता। Yet I have killed the seed I spent or sown it where the land in his and none of mine। अब वो बात कर रहे हैं कि वो रिलेशन जो उनके बीच में बचपन में था, उन लोगों के बीच में, उस रिलेशन को दोबारा डेवलप करने की इन्होंने बहुत कोशिश की। आई हैव ट्राइड टू बिल्ड, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन वो रिलेशन बचपन जैसा आ नहीं पा रहा है। तो येट आई हैव किल्ड, मैंने ख़त्म कर दिया क्या, मैंने ही जिस बीज को मैंने बोया था, यानी कि उस बच्चे को जिसको जन्म मैंने दिया है, जिसकी परवरिश मैंने की है, जिसे बड़ा मैंने किया है। तो सीड आई स्पेंट और सोन, ठीक है, वो जो बीज जो मैंने जिस पे खर्च किया है, जिसको मैंने लगाया है, जिसको मैंने बड़ा किया है, इट वेयर द लैंड इज़ हिज एंड नन ऑफ माइन। तो आज उसकी ज़िंदगी उसकी हो गई, वो ज़िंदगी में मेरा कोई रोल नहीं है, वो ज़िंदगी में मेरा कोई हिस्सा नहीं है। बच्चों के साथ ये एक टेंडेंसी होती है, जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वो पेरेंट्स से कट ऑफ होते जाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऐसे बाउंड्री शेल डेवलप कर लेते हैं कि वो मेरी ज़िंदगी है, इस बाउंड्री के अंदर कोई एंटर नहीं कर सकता है। बातें छुपाने लगते हैं अपने पेरेंट्स से, सारी चीज़ें शेयर नहीं करने लगते हैं। तो अगर कुछ ऐसा मूड भी है, पेरेंट्स को समझ में आ रहा है कि ये दुखी है, या इसका अभी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, या बहुत खुश है, तो खुशी भी नहीं शेयर करना चाहते हैं। वो लोग का ऐसा है, ये टेंडेंसी डेवलप कर देते हैं कि नहीं मम्मी पापा को नहीं बताना है, बिना ट्राई किए, विदाउट इवन ट्राइंग, कि उनके दिमाग में ये बैठ जाता है कि नहीं पापा मम्मी समझेंगे नहीं, ठीक है, वो नहीं, मुझे डांट पड़ेगी, या वो लोग नहीं समझ सकते हैं क्योंकि उनका एज कुछ और था, मेरा एज कुछ और है। एटलीस्ट ट्राई तो करो, ट्राई करोगे तब पता चलेगा ना कि हाँ पेरेंट्स समझ सकते हैं कि नहीं। क्योंकि पेरेंट्स में भी एक टेंडेंसी होती है, वो अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं, जैसे जैसे आप ढल रहे हो आपके साथ साथ उनकी भी परवरिश हो रही है, वो भी बहुत कुछ सीख रहे हैं इस जनरेशन के साथ, क्योंकि आप पल आपका पालन पोषण तो उसी घर में हो रहा है ना। तो जैसे जैसे आप सीखते हो, वो जब आपको उस चीज़ों को करते देखते हैं तो वो भी उस चीज़ को सीखते हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ों को अपनाना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं अपनाना चाहते हैं? क्योंकि उनका माइंडसेट है कि ये दिस इज़ नॉट गुड,
वो एक ब्रॉडर पिक्चर से आप उस चीज़ को देख लेते हैं पहले ही कि ये उसके लिए सही नहीं है, तो इस चीज़ को मैं भी प्रमोट नहीं कर सकता हूँ, इस चीज़ को मैं भी आगे नहीं बढ़ने दे सकता हूँ, आई कैन नॉट सपोर्ट दैट। तो ये उनकी टेंडेंसी होती है और आप बच्चे उस चीज़ को नहीं समझते हैं। वहाँ पे आ जाता है कि नहीं, मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मेरे पेरेंट्स मुझे समझने की कोशिश नहीं करते, इसीलिए मैं उनको बताऊंगा ही नहीं, उनको बिना बताए करना अच्छा है, जस्ट बिकॉज वो ब्रॉडर पिक्चर को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहीं से गैप जो है वो शुरू हो जाता है। वहाँ पे पेरेंट्स थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्ट कर देते हैं, समझाने की बजाय सीधा नहीं मतलब नहीं। यहाँ पे पेरेंट्स वैसे, और ये जो नहीं मतलब नहीं, तो एक बाउंड्री खड़ी हो जाती है दोनों के बीच में, इनविजिबल बाउंड्री की नहीं, अब आप इसको क्रॉस मत करिएगा, मैं इसको क्रॉस नहीं करूँगा। तो वो लोग एक शेल में रहना शुरू कर देते हैं। तो इसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि जिस बीज को मैंने बोया है और वो जिस लैंड पे है, यानी उसकी जो ज़िंदगी जो उसने बनाई है, उसमें क्या मेरा कोई हिस्सा नहीं है? मैं उसका पार्ट ही नहीं हूँ? मैं उसका कोई हिस्सा बन भी नहीं सकता क्या? ये सवाल फादर कर रहे हैं अपने बेटे से, या हम लोगों से पूछ रहे हैं, मे बी वो पूछ रहे हैं कि क्या जो ज़िंदगी उसने बनाई है, जिस ज़मीन पे वो रह रहा है, ज़मीन मतलब नॉट लिटरल ज़मीन, जिस अपनी ज़िंदगी की बात हो रही है, ठीक है, उसके लाइफ का क्या वो हिस्सा नहीं हो सकते हैं? We speak like strangers, there is no sign of understanding in the air. मैंने बताया ना आपको कि इन दोनों के बीच में एक ऐसा रिलेशन होता है कि ये लोग एक दूसरे से बातें नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। बातें एक घर में एक कमरे में रहने के बाद भी उनके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो ऐसा होता है कि फादर अगर हॉल में बैठे हैं तो बेटा पीछे से ऐसे निकल करके चले जाए, नहीं वहाँ से क्रॉस नहीं करना है, देखेंगे फिर हमें मुझे टॉन्ट करेंगे कि आ गए, उठ गए लाट साहब, सुबह हो गई आपकी, चाय दो सर को, नाश्ता दो सर को। तो इस तरीके का थोड़ा सा टॉन्टिंग वे होता है पेरेंट्स का। और वहाँ पे फिर वो मम्मी को किचन में जाकर के कुछ चाहिए होता है तो बच्चा मम्मी को किचन में जाकर के बेटा बोलता है कि पापा को बोल दो, हम तो बोलेंगे तो भड़क जाएंगे, इसलिए तुम ही बोल दो, उनको बोलो ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ऐसे ऐसे करना है, फीस भरनी है, या बाइक चाहिए, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है। फादर जैसे ही सुनेंगे, हाँ लाट साहब की सारी फरमाइशें खाली पूरी करो, पैसे तो पेड़ पे उगते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सब बहुत कॉमन डायलॉग्स है जो हम लोगों को सुनने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये जो गैप नज़र आ रहा है, ये क्यों होता है? यहाँ से जो शुरू हो जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे ख़त्म होती जा रही है, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि ये पैसे उड़ा रहा है, तो उसको समझाने की बजाय वो एक चीज़ ये मान लेते हैं। और वहाँ बेटा जो है वो अपनी अगर नीड भी है तो उस चीज़ को समझाना नहीं चाहता है कि हाँ एक्चुअली मुझे ज़रूरत है। और कभी कभी बेटा भी नहीं समझता है कि हाँ अभी फिजूल खर्ची की क्या ज़रूरत है, या पेरेंट्स सच में, मेरे पापा बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं तो मैं उसकी जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, या मेरे पेरेंट्स अगर मुझे इतनी सारी बातें बोल रहे हैं तो मेरी कहीं गलती रही होगी, या वो मुझे रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अंडरस्टैंडिंग की कमी हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, फादर हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग स्ट्रेंजर्स की तरह बात करते हैं, अजनबियों की तरह मेरे और मेरे बेटे में बात होती है। ऐसा लगता है कि कोई वो बाहरी वाला या मैं कोई बाहरी वाला हूँ, बस जितना पूछा जाए उतना ही जवाब हो और उसके बाद सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। ये बहुत ख़राब चीज़ होती है। एक फैमिली में एटलीस्ट ये होना नहीं चाहिए। आप बैठिए एटलीस्ट 1 घंटा, आप अपने काम में कितने भी व्यस्त हैं ना, आप आधे से 1 घंटे अपने फैमिली को दीजिए। आप मत बात करिए, आप इकट्ठे बैठिए, आपका कॉन्वर्सेशन खुद बिल्ड होने लगेगा। आज हमारे भी यहाँ पे हो गया है कि हम लोग बैठते हैं साथ में, अगर एक लिविंग रूम में या ड्राइंग रूम में बैठे भी हैं तो वहाँ लोग फ़ोन लेकर के बैठे हुए रहते हैं, अपने अपने फ़ोन में घुसे पड़े होते हैं। तो पेरेंट्स भी छोड़ देते हैं कि देखो, पेरेंट्स को तो नहीं बोल सकते कि वो मोबाइल एडिक्ट है, तो ये हमारा ही जनरेशन है जो मोबाइल एडिक्ट है। तो हम बात करने भी बैठते हैं उनसे तो हमारे फ़ोन, हाथ में फ़ोन होता है। तो एटलीस्ट आई एम सेइंग कि हमें ट्राई एटलीस्ट करना चाहिए कि हम जब वो जो टाइम है उसको एक रूटीन में लाएं कि हाँ अभी दिन भर मैंने जो किया वो किया, उसके बाद अभी मेरा टाइम है कि मुझे आधे घंटे बैठना ही है, भले कुछ ना हो बात करने के लिए। आप बोलते ना क्या करेंगे, क्या बैठेंगे, क्या बात करेंगे, आप देखना कि वहाँ पे कॉन्वर्सेशन खुद बिल्ड होने लगेगा। ऐसे हो ही नहीं सकता है कि आप अपने घर वालों के साथ बैठे हो और वहाँ पे कोई कॉन्वर्सेशन बिल्ड ना हो रही हो, आप कोशिश नहीं करते हैं। वहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ है लैक ऑफ ट्राइंग, लैक ऑफ एफर्ट। आप एफर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको सीधे लग जाता है क्या बात करेंगे मम्मी से, मम्मी क्या खाना बनाएंगे। मम्मी के पास भी पूरे दिन में बात करने के लिए कुछ नहीं है, कोई नहीं है। आप एक बार जा कर के बैठ के बात करके तो देखो उसके पास क्या चीज़ है। वो आपके इंटरेस्ट की बात ना ही करे, उसको सुनो, उसको ऑब्जर्व करो कि हाँ आपको कितना टाइम लगेगा। आप आधे घंटे अपने पूरे दिन के टाइम में से आप मम्मी और पापा को आधे घंटे का तो टाइम दे ही सकते हो सुनने के लिए उनकी बातों को। एवरीबडी नीड्स अ पर्सन टू बी लिसन टू, एवरीबडी नीड्स समवन जो उनकी बात को सुने, ठीक है। एवरीवन नीड्स टू बी लिसन टू एंड एवरीवन नीड्स समवन टू लिसन टू देम।
हर कोई चाहता है कि मेरी बात को भी सुना जाए, हर कोई ये चाहता है कि काश कोई ऐसा होता जो मेरी भी बातों को सुनता। समझना बात की बात है, लेकिन पहला स्टेप तो सुनना होता है ना। आप सुनोगे ही नहीं, आपको चाहिए कि बस मैंने अपनी बात बोल दी, ख़त्म हो गया। नहीं, सुनना भी होता है, दोनों बोथ वेज़ होते हैं। आप अपना कथा करके बता देते हो मम्मी पापा को, वो सुन लेते हैं, लेकिन कभी पूछने की कोशिश की है कि हाँ मम्मी, तुम तो दिन भर किचन से ही नहीं निकलती हो, तुम्हारा दिन तो पूरे दिन घर में ही चला जाता है, तो तुम्हारे दिन में, तुम्हारे ज़िंदगी में तो रोज़ जैसा नया जैसा कुछ है नहीं रोज़, तो एक ही ज़िंदगी वो कैसे जी रही हैं? ठीक है, दिस इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग, बट इफ़ यू लुक एट द ब्रॉडर पिक्चर, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, आप इसको आपको लगता है कि वो छोटी सी बात है, मम्मी को क्या ही पूछेंगे हम, पूरे दिन वो क्या करती है, पापा को क्या ही पूछेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो उनके दिमाग में चल रही होती हैं। जब आप बात करते हो तो बहुत सॉल्यूशंस निकलते हैं, बहुत सारी चीज़ें बाहर आती हैं। ये चीज़ ख़त्म हो गया है जनरेशन से, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है। पहले लोग चाय की कप लेकर के एक साथ बैठते थे, इकट्ठे बातें करते थे। वहाँ पे आपको तब कंफर्टेबल फ़ील होने लगेगा कि हाँ, ये चीज़ भी समझ सकती है मम्मी-पापा, हाँ, समझ सकते हैं वो लोग, तो मतलब मैं इसके बारे में बात कर सकता हूँ। वहाँ पे आप कंफर्टेबल होने लगोगे, जहाँ पहले ही आपने प्रिज़्यूम करके और काट लिया है अपने आप को कि हाँ, मैं कट गया हूँ, ये मेरा फैमिली, मेरा यहीं तक ज़ोन है, इससे आगे मुझे जाना नहीं है, वो चीज़ नहीं होने देना है। तो यहाँ पे वो स्ट्रेंजर वाली चीज़ नहीं आएगी, इसीलिए यहाँ पे फादर और सन के बीच में वो चीज़ आ गया है। ये कह रहे हैं कि एक ही घर में रहने के बाद भी हम लोग ऐसे एक-दूसरे से स्ट्रेंजर्स की तरह बात करते हैं, अजनबियों की तरह बात करते हैं। और दिस चाइल्ड इज़ बिल्ट ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। ऐसा लगता है कि कोई है ही नहीं हमारे बीच में, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। जो हमारे बीच में जो वाइब है उसमें अंडरस्टैंडिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, हम लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं सकते हैं। बिना ट्राई किए उन्हें ये फीलिंग आती है कि हम लोग दोनों तो एक दूसरे को समझ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसा वाला फीलिंग उन दोनों को आ रहा है। सो दिस इज़ नॉट गुड। ये प्रायर फीलिंग आ जाना पहले ही बिना कोशिश किए, ये सही नहीं है। ये कैसे आया? क्योंकि वो गैप डेवलप किया है, दोनों ने डेवलप किया है, एक कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दिस चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन, येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। फादर कहते हैं कि ये जो बच्चा है, ये मेरा ही डीएनए है। ठीक है, इसमें हर एक गुण मेरे ही जैसा है। फादर और सन एक दूसरे के रेप्लिका होते हैं। ठीक है, वैसे ही मदर डॉटर एक दूसरे की रेप्लिका होती हैं। चाहे बेटियां भी अपने फादर के रेप्लिका होती हैं, कभी बेटे अपने मम्मी के रेप्लिका होते हैं। मतलब फादर और मदर में दोनों में से किसी न किसी का कोई ना कोई गुण आता ही है। कभी कभी ऐसा होता है कि हर एक गुण मिलता है दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पे फादर कह रहे हैं कि ये मेरी ही औलाद है, ये मेरा ही इसमें डीएनए है, ये सब कुछ इसमें मेरा ही है, लेकिन इसको समझना मेरे लिए कितना मुश्किल है। होता है ना, देख करके हाव भाव, चलने का ढंग, बोलने का ढंग, बैठने का ढंग, खाने का ढंग, सब कुछ कभी कभी सेम होता है, कभी कभी सब कुछ सेम होता है, स्टिल उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। यहाँ पे शायद वो साइंस वाला लॉ काम कर जाता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, है ना। दोनों अलाइक हैं, बिल्कुल दोनों सेम हैं, इसीलिए तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप लाइक चार्जेस हो, आप एक जैसे हो, दिस चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन, ये बिल्कुल मेरी तरह है, इसका चाल ढाल, रहन सहन सब कुछ मेरी तरह है। येट वट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, लेकिन इसकी पसंद और नापसंद मुझे खुद नहीं पता है। कोई अगर मुझसे पूछ दे कि हाँ आपके बेटे को क्या पसंद है, आपका बेटा को क्या नापसंद है, तो वो मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि उसने कभी शेयर ही नहीं किया है मेरे से। ठीक है, और ना मैंने कभी कोशिश की है। यहाँ दोनों की ही गलती है। अगर फादर सपोज़ कुछ ला करके देते हैं, बेटा बोलेगा कि नहीं मुझे पापा हम ये नहीं खाते हैं, तब तो उसको पता चलेगा कि हाँ मेरे बेटे को ये पसंद नहीं है, कल से मैं नहीं लाऊँगा। या बेटा आए और बोले कि पापा ये चीज़ खाने का मन कर रही है, मुझे बहुत पसंद है, तो वो आएगा, वो बोलेगा फादर को, तब तो पता चलेगा कि हाँ पापा मुझे पसंद है। या दोनों बैठते हैं इकट्ठे बात करने के लिए, तब तो ये बात क्लियर होती है ना, क्लैरिफाई होगी कि हाँ मेरे बच्चे को ये पसंद है, मेरे बच्चे को ये नापसंद है। ये होगा कैसे? ये कम्युनिकेशन से होगा, लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन जैसी कोई चीज़ दिखाई देगी तब तो होगी वो। यहाँ तो कम्युनिकेशन गैप सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स और चाइल्ड दोनों के लिए, कि पसंद और नापसंद जानने का यहाँ की बात नहीं है। हर एक चीज़ की बात हो रही है कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वेयर अबाउट्स वो कहाँ जाता है, क्या करता है, उसे क्या पसंद आता है, क्या नापसंद आता है, कौन सी चीज़ से उसे खुशी मिलती है, कौन सी चीज़ उसे नाखुश कर देती है। ये चीज़, ये एक पेरेंट्स को पता होता है तो पेरेंट्स बहुत प्राउड होते हैं, या ये चीज़ एक बच्चे को पता होता है तो बच्चा भी बहुत प्राउड होता है कि हाँ मुझे मेरे पेरेंट्स के बारे में इतना कुछ मालूम है।
ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे तो पूरे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट थीम कम्युनिकेशन लग रहा है, क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से ही तो इतना ज़्यादा गैप है फादर और सन के बीच में। तो हम दूसरे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कभी कभी हम बाहर वालों पे ज़्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं, है ना, क्योंकि हम बाहर वाले के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो प्लीज़ ट्राई टू बिल्ड दैट कॉन्वर्सेशन इन योर हाउस, विद इन योर पीपल, अमंग योर पीपल, सॉरी। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा पोम। Tomorrow we will discuss the rest of the poem. Thank you very much.